कार अंधेरी रात के माध्यम से चलती है। यह चमकती हेडलाइट आने वाले ट्रैफिक को चेतावनी देती है। आर्यन ने इंजन को और एक्सेलरेट किया। कार की गति काफी तेज हो गई, ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में उड़ रही हो। 800 हॉर्स पावर की मैक्लारेन M12 एक तेज रफ्तार कार है जिसने 1960 के दशक में अनगिनत रेस जीती हैं। आर्यन की ये मनपसंद कार उसे उसके दोस्त हेनरी ने बेची है। आर्यन को कारों का बहुत शौक है। उसके बड़े से बंगले के बड़े से गैरेज में पहले से ही उसके मैक्लारेन कलेक्शन की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आर्यन के पिता एक सफल बिजनेसमैन हैं। इंग्लैंड में उनके पास अरबों की संपत्ति है। आर्यन उनका इकलौता लड़का है और मैं हूँ सोफिया हार्पर, आर्यन की मंगेतर और होने वाली बीवी। हम दोनों ने 2 साल पहले ही सारे परिवार वालों की उपस्थिति में सगाई कर ली। मैं लंदन की रहने वाली हूँ। मेरा भी पारिवारिक बिजनेस है जिसे मेरे पिता और भाई चलाते हैं। हम लोग इंग्लैंड के दौरे पर निकले हैं काफी दिनों के बाद। हमने इंग्लैंड के छोटे कस्बों से होकर गुजरने का प्लान बनाया था ताकि वहां के लोगों का रहन-सहन और व्यापार के लिए उचित स्थान देखते चलें। हम कई जगह से होते हुए गुजरे और आज पूरा दिन होटल में आराम करने के बाद शाम को सफर करने का मन बनाया। थोड़ा धीरे चलाओ आर्यन, कहीं कोई गाड़ी के नीचे न आ जाए। मैंने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। इस कार से बेहतर पकड़ और किसी कार में नहीं है, आर्यन ने आश्वासन देते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी रफ्तार कुछ ज्यादा नहीं है, सोफिया ने एक बार फिर से ऐतराज जताते हुए कहा। ये तो इसकी नॉर्मल रफ्तार है, अभी तो ये और रफ्तार पकड़ सकती है, आर्यन ने सोफिया की ओर देखते हुए कहा। आर्यन ने सोफिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार कम नहीं की। सोफिया ये देख बार बार बोलती रह गई कि रफ्तार कम करो, पर आर्यन ने कान में जैसे रुई ठूस ली हो। यह आर्यन की कोई नई आदत नहीं है, ऐसा उसने कई बार पहले भी किया था। सोफिया और उसके बीच जब भी झगड़ा होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आर्यन कभी किसी की नहीं सुनता। फिर भी इस बार सोफिया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ताकि झगड़ा न हो। सफर लंबा और थकाने वाला था। दोनों बीच में बोर न हो इसलिए एक दूसरे से किसी न किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करते जा रहे थे। तभी आर्यन ने सोफिया की ओर देखते हुए कहा, अच्छा सोफिया, वो वाली कहानी सुनाओ न जो तुमने कॉलेज टूर पर हमारे दोस्तों को सुनाई थी। रास्ता लंबा है और इसे काटने के लिए कोई न कोई बातचीत तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे नींद भी नहीं आएगी और सफर भी आसानी से कट जाएगा, आर्यन ने सोफिया से अनुरोध किया और उसके अनुरोध को सोफिया ठुकरा न सकी। ठीक है, मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम कर दो ताकि मेरी घबराहट थोड़ी कम हो जाए और मैं तुम्हें आराम से कहानी सुना सकूं, सोफिया ने मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन से कहा। आर्यन उसकी बात मान गया और उसने अपनी रफ्तार कम कर ली। ये देख सोफिया के जान में जान आई और उसने अपनी कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। बात उन दिनों की है जब हमारी दुनिया में कंप्यूटर से ज्यादा टाइपराइटर की औकात समझी जाती थी। हर सरकारी महकमों में उसकी इज्जत कंप्यूटर से कम न थी। लोग शॉर्टहैंड टाइपिंग का कोर्स करने में खुद की इज्जत महसूस करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का जिसका नाम एलियास था, खुद को एक महान लेखक के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता था। उसका एकमात्र सपना यही था कि वह अपने को एक लेखक बनता हुआ देखे। इसके लिए उसने काफी मेहनत की। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता था। इस तरह से उसने अपनी शिक्षा पूरी की थी। इसी तरह मेहनत से एक एक पाई जमा करके उसने अपने लिए एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदने का फैसला किया। उसने अब तक काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था।
सो वह एक दिन पुराना टाइपराइटर खरीदने के लिए बेकर स्ट्रीट की पुरानी दुकान पहुंचा, जो पुरानी एंटीक सामानों की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर है। उसने वहां कई टाइपराइटर देखे पर उनमें से उसे कोई भी नहीं जमा। अंत में उसकी नज़र दुकान के एक कोने में रखे पुराने टाइपराइटर पर पड़ी, जो देखने में तो पुराना था पर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, और उसी आकर्षण ने एलियास को भी अपनी ओर खींच लिया। एलियास ने उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया था, इसलिए उसने उस टाइपराइटर को उठाया और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया उसके सौदे को तय करने के लिए। दुकान के मालिक से उसका सौदा तय होते ही एलियास ने खुशी से उसका मूल्य चुकाया और उसे लेकर अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। एलियास की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसने इतनी मेहनत करके पैसे जोड़े थे, और अगर उन पैसों से जरूरत का सही सामान न मिले तो क्रोध आता है। लेकिन एलियास को इस बात से निराश नहीं होना पड़ा, क्योंकि उन्हीं पैसों से एक काम का सामान घर आया है, इस बात की खुशी थी उसे। दूसरी ओर वह अपने मन में यह भी सोच रहा था कि इस टाइपराइटर से वह सबसे पहले किसकी कहानी लिखेगा और क्या लिखेगा। एलियास मन ही मन ये सब कुछ सोचकर काफी उत्सुकता का अनुभव कर रहा था। रास्ते में ही पढ़ने वाली किताबों की दुकान से उसने काफी ढेर सारे सादे पन्नों का बंडल भी खरीद लिया। बिना पन्ने के टाइपराइटर तो अधूरा ही था, इसलिए अब जाकर एलियास की खरीदारी पूरी हो गई थी और वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना सीधा अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। अपार्टमेंट में पहुंचते ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला और टाइपराइटर को अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया। यूं तो एलियास खुद ही में रहने और अकेले समय बिताने वाला नौजवान था, पर उसकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी था, और वह तभी सामने आता था जब उसकी मुलाकात उसके इकलौते दोस्त विक्टर से हर शनिवार को होती थी। दोनों अपना वीकेंड मनाने के लिए बार मिलते और देर रात तक पीते थे, लेकिन उसके लिए अभी 2 दिन बाकी थे। एलियास रात का डिनर करने के बाद अपने टाइपराइटर से नई नॉवेल के लिए कुछ पंक्तियां लिखने के लिए बैठ गया। वो सोच ही रहा था कि क्या लिखे, इतने में उसने अपने पास रखी एक किताब पर नजर डाली। उसे देखते ही उसे ख्याल आया कि क्यों न भूत कहानी लिखी जाए। आजकल के युवा पीढ़ी को ये बहुत पसंद आती है। वह लिखने के लिए अपनी उंगलियां टाइपराइटर पर रखता ही है कि टाइपराइटर मानो जैसे उसकी उंगलियों को खुद ही अपने अक्षरों की तरफ खींच रहा हो, और देखते ही देखते कागज के पन्ने पर टाइप होता है, ब्लैकवुड विला का भूत। एलियास पहले तो थोड़ा घबरा सा जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके हाथों पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए है और अक्षर अपने आप टाइप हो रहे हैं। आगे टाइप होता है, 7 जुलाई 1908 रोज की तरह आज फिर मैंने उस अनजान साये को देखा। अब एलियास सहम सा जाता है। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वह दहशत में आकर तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है, जिस वजह से कुर्सी कुछ दूर पीछे चली जाती है। एलियास की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। टाइपराइटर पर कौन उसकी उंगलियों को अपने इशारे से नचा रहा है, या फिर ये सिर्फ उसका वहम है। वह कागज के पन्ने को टाइपराइटर में उसी अवस्था में छोड़ देता है और कुछ देर के लिए अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट सुलगा लेता है, ताकि थोड़ी राहत की सांस लेकर ध्यान से इस घटना पर विचार कर सके। रात काफी काली थी। चांद भी बादलों में कहीं छिप गया था। सड़क और कॉलोनी में चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ठक 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 किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। एलियास के कानों तक आवाज पहुंचने भर की देर थी कि उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि यह किसी के बूट के हील्स की आवाज है। कौन हो सकता है इतनी रात में शहर के गश्त पर निकला है।
एलियास अपने मन में यह सोच ही रहा था और अपने सिगरेट के कश का आनंद भी ले रहा था। अब एलियास का ध्यान टाइपराइटर पर नहीं बल्कि उस अनजान कदमों की आहट पर केंद्रित हो चुका था। थोड़ी ही देर में दूर स्ट्रीट लाइट के थोड़ा सा आगे एक अनजान साया आकर खड़ा हो गया। लाइट के आगे खड़े होने की वजह से उस साये का चेहरा देख पाना मुश्किल था। कौन हो सकता है आखिर इतनी रात में? वो एक ही जगह पर खड़ा है, अपनी मंजिल की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसे आखिर किसके घर जाना है? ऐसा लग रहा है मानो वो अनजान शख्स एक ही जगह पर खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। एलियास अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट का कश लगाते हुए उस अनजान साये को देखकर अपने मन में सोचता है। अब एलियास की नसों में डर समा गया था और वह एक ही जगह पर बुत बनकर खड़ा था। किसी नतीजे पर न पहुंच पाने की वजह से डरा हुआ एलियास अपनी बची हुई सिगरेट फेंक सीधा अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर लेटकर इन्हीं घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। सोचते ही सोचते उसकी पलकें भारी हो जाती हैं और उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह होते ही एलियास की नींद खुलती है। रोज की तरह वह सुबह उठकर खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कॉफी का मग लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता करता है। नाश्ता खत्म करने के बाद वह अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है कि अचानक उसकी नज़र उसके स्टडी टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। उसमें एलियास द्वारा लगाया गया पन्ना पूरा टाइप हो चुका था, जिस पर लिखा था 7 जुलाई 1908। रोज की तरह आज फिर मैंने उस अनजान साये को देखा। मैं जहां भी जाती हूं वह मेरा पीछा करता है। मेरा नाम इसाबेला है और मैं कॉटन मिल में काम करती हूँ। पिछले 2 दिनों से हर शाम अपना काम खत्म कर जब भी मैं अपने घर के लिए रवाना होती हूँ वह अनजान साया भी मुझे घर तक छोड़ने आता है। फिर चौराहे पर खड़ा होकर मेरे अपार्टमेंट को देखता रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। अचानक ही कोई किसी का पीछा क्यों करेगा? आखिर उसका मकसद क्या है? वह अगर मुझे जानता है तो अजनबी बनकर पीछा क्यों कर रहा है? सीधे मुलाकात क्यों नहीं करता? आखिर वो कौन हो सकता है? एलियास अब काफी परेशान हो चुका था। आखिर ये लेटर किसने टाइप किया होगा? मैंने तो बस पहली लाइन लिखी थी, फिर ये पूरा पन्ना किसने भर दिया? अज्ञात डर ने एलियास के मन में डेरा जमा लिया था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह किसी को भी हिलाने के लिए काफी था। फिर भी एलियास खुद पर काबू पाता है। वह उस टाइप लेटर को टेबल पर ही रखकर तैयार होने लगता है और अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर एलियास के मन में यही उथल पुथल चल रही थी कि वह चिट्ठी आखिर कैसे लिखी गई होगी। क्या उस टाइपराइटर से किसी लड़की की आत्मा जुड़ी हुई है? और अगर ऐसा है तो उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ होगा? कहीं वो लड़की उसी अनजान साये का तो जिक्र नहीं कर रही थी जिसे मैंने पिछली रात देखा था? आखिर वह कौन हो सकता है और उस टाइपराइटर से उसका क्या संबंध हो सकता है? एलियास रास्ते भर यही सोचता रहा। उसका कार्यस्थल कब आ गया उसे खुद ही पता न चला। शाम को अपना काम खत्म करते ही एलियास अपने कार्यस्थल से नाइट क्लासेस की संस्था के लिए निकला। नाइट क्लास करने के बाद जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो एलियास ने इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर अगले ही पल उसे टाइपराइटर द्वारा उस टाइप किए हुए लेटर का ध्यान आ गया जिसमें भी शायद यही जिक्र था कि कोई उस लड़की का पीछा करता है। एलियास के ज़हन में ये बात आते ही वह थोड़ा सतर्क हो गया और अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा, लेकिन पीछा करने वाले ने भी उसी रफ्तार से पीछा किया। अब एलियास बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे डर का एहसास हो रहा था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि डर एक नकारात्मक भावना है।
अपने अपार्टमेंट के नजदीक पहुंचते ही एलियास को थोड़ी राहत का अनुभव हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह अनजान साया दूर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो गया। एलियास ने मौके की नजाकत को समझते हुए लपककर अपने फ्लैट की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ी और अंदर प्रवेश करते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक गिलास ठंडा पानी पिया जिससे उसके शरीर में थोड़ी ताजगी आई। अपने घर में एलियास काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। नहाने के बाद एलियास ने खुद के लिए भोजन बनाया और उसे खाने लगा। खाना खत्म होते ही एलियास ने सिगरेट जला ली और बैठकर आज घटित हुई घटना के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अगर टाइपराइटर की कहानी सच्ची है, जिसका प्रमाण वो अनजान साया है जो पीछा करता है, तो टाइपराइटर और भी बहुत कुछ जानता होगा, या ये भी हो सकता है कि यह सब कुछ टाइपराइटर की ही वजह से हो रहा हो। एलियास कुछ देर के लिए टाइपराइटर को देखता रहा, फिर उठकर उसमें एक नया पन्ना टाइप करने के लिए लगा दिया और अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। एलियास, उठो एलियास, 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 ये मैं हूं विक्टर। जल्दी उठो, हमें एक जरूरी काम से जाना है, विक्टर ने एलियास को नींद से जगाते हुए कहा। ओ, हो, सुबह इतनी जल्दी हो गई क्या? अभी अभी तो सोया था। और विक्टर, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे, किस लिए? एलियास ने नींद से जागते ही विक्टर से उसके आने की वजह पूछी। अरे यार, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज मेरे वर्कशॉप पर कोई भी कर्मचारी नहीं आया है और एक कॉफिन बॉक्स तय पते पर पहुंचाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी रकम दूंगा, हर बार की तरह। विक्टर ने एलियास को सारा माजरा समझाया और उसे अच्छी रकम का लालच भी दिया। विक्टर एक कॉफिन स्टोर का मालिक था। कई बार पहले भी वो एलियास से अपने काम में मदद ले चुका था और इसके बदले में वह उसे अच्छे पैसे दिया करता था। इससे एलियास को मदद भी मिल जाती थी क्योंकि उसे अपने कार्यस्थल से महीने की बंधी हुई रकम मिलती थी। विक्टर के लिए कभी कभी काम करने से उसकी ऊपरी आमदनी भी हो जाती थी। विक्टर की बात सुनते ही एलियास तुरंत उठकर तैयार हो गया और तुरंत ही कुछ सैंडविच बनाकर एक लंच बॉक्स में रख लिया रास्ते में खाने के लिए। दोनों अपार्टमेंट से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में सैंडविच खाते हुए एलियास ने विक्टर से कहा, अच्छा, तुम्हारा ये काम 11 बजे से पहले हो जाएगा न? मुझे अपने कार्यस्थल से बस इतनी ही देर की छूट मिल सकती है। फिर एलियास ने विक्टर की ओर देखा, वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। विक्टर उसकी बातों को सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, उससे पहले ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। बॉक्स की डिलीवरी करते ही हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट पर छोड़ दूंगा। विक्टर ने वैन की स्टीयरिंग को घुमाते हुए उसे आश्वासन दिया और एलियास के लंच बॉक्स से एक सैंडविच उठा ली। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जाना कहाँ है? एलियास ने राहत की सांस भरी और विक्टर से डिलीवरी के पते के बारे में पूछा। हमारी मंजिल एक ही है, ब्लैकवुड विला। वहीं पर ये बॉक्स देना है। विक्टर ने सैंडविच खाते खाते बड़े अजीब तरीके से एलियास को कॉफिन बॉक्स डिलीवर करने का पता बताया। मंजिल का पता चलते ही एलियास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसके अंदर डर ने एक बार फिर अपना घर कर लिया। उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें बहने लगीं। ब्लैकवुड विला, ये तो वही नाम है जो टाइपराइटर ने टाइप किया था। क्या ये हकीकत में है? वैसे अगर वो साया सच है तो वह विला भी मौजूद होगा। शायद टाइपराइटर के बारे में भी कुछ जानकारी वहां पर मिल जाए। आखिर वहां पर किसकी मौत हुई होगी जो ये कॉफिन बॉक्स वहां जा रहा है? एलियास के अंदर ब्लैकवुड विला का नाम सुनते ही भय के साथ साथ अनेकों सवाल भी जन्म लेने लगे। वह इस कशमकश में बुरी तरह से उलझ सा गया था
और कितना समय लगेगा ब्लैकवुड विला पहुंचने में? एलियास ने विक्टर से पूछा। बस पहुंचने ही वाले हैं, विक्टर ने एलियास के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। एलियास की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर इस बात को जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर वैन में पीछे पड़ा कॉफिन किसके लिए जा रहा था, जिसकी जानकारी विक्टर को भी नहीं थी। इतने में विक्टर उत्तेजित स्वरों में कहता है, वो देखो आ गया ब्लैकवुड विला। एलियास विला की ओर जिज्ञासा पूर्वक देखता है। पुराना हो जाने के कारण उसके दीवारों पर कई जगह काई ने हरे रंग का कर दिया था। ब्लैकवुड विला काफी बड़ी जगह घेरे हुए था, जो ये साफ दर्शाता था कि उसके मालिक काफी रईस थे। मेन गेट पर पहुंचते ही नीली वर्दी पहने चौकीदार ने गेट को खोला। विक्टर ने वैन को विला की ओर धीरे धीरे ले जाना शुरू किया ताकि उस ब्लैकवुड विला के भव्य बगीचे को एलियास भी अच्छी तरह से देख ले। गेट के अंदर प्रवेश करते ही विक्टर की नजर पड़ गई थी, जिसमें केवल काले गुलाब खिले हुए थे, जिनकी भीनी मीठी सुगंध का आनंद उनकी नाक ने लेना शुरू कर दिया था। इतना मनमोहक दृश्य कभी कभी ही देखने को मिलता है, जिसका आनंद एलियास और विक्टर दोनों ले रहे थे। बगीचे के बीच बीच में सुंदर परियों की मूर्तियां बनी हुई थीं। पर एलियास को इस बात का ताज्जुब हुआ कि विला की ओर जाती सड़क के एक हिस्से में बेशुमार काले गुलाबों के बीच में मेल एंजेल्स और सड़क के दूसरी तरफ फीमेल एंजेल्स की मूर्तियां थीं, जिन्हें सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। देखा एलियास, पैसा हो तो इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। देखो, इसे कहते हैं जन्नत जैसा बगीचा। मैंने तो आज तक ऐसा सुंदर बगीचा नहीं देखा। यहाँ का मालिक काफी रईस और शौकीन लगता है, विक्टर ने एलियास की ओर देखते हुए कहा। एलियास ने भी उससे सहमति जताई और बाहर की ओर देखते हुए कहा, सुंदर तो है, लेकिन एक बात बड़े हैरत की यह है कि सड़क के एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिला एंजेल्स की मूर्तियां हैं। ऐसा क्यों है? एलियास ने अपनी आशंका जताई और विक्टर की ओर देखने लगा। अरे, इतना सोचने वाली बात नहीं है। ये एक स्टाइल हो सकता है बगीचे को सजाने का। इसमें इतना हैरान करने वाली कौन सी बात है? विक्टर ने एलियास को समझाते हुए कहा। दोनों सुंदर नज़ारे को देख उसकी प्रशंसा करते हुए जा ही रहे थे कि एलियास की नज़र बगीचे के बीचों बीच कुछ खाली स्टैंड्स पर पड़ी, जो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए थे, लेकिन उन पर अभी तक मूर्तियां स्थापित नहीं की गई थीं। ये देखो एलियास, यहाँ से खाली पड़े मूर्तियों के स्टैंड्स शुरू हो जाते हैं, और ऐसा ही तुम्हारी तरफ के बगीचे में महिला एंजेल्स की मूर्तियों के बाद खाली पड़े हैं। इसका मतलब है अभी भी इस बगीचे में काम चल रहा है, जिसमें मेल एंजेल्स और फीमेल एंजेल्स की कमी है। एलियास ने विक्टर से कहा, हो सकता है अभी काम थोड़ा बाकी है। काफी पैसा खर्च किया है इस बगीचे पर, विक्टर ने एलियास से कहा। कुछ ही देर बाद दोनों मेन डोर की सीढ़ियों के सामने वैन को पार्क करते हैं। दोनों वैन से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ डोर बेल बजाते हैं, जो एक पुरानी सुनहरी घंटी थी जिस पर मकड़ों ने अपना जाल बना रखा था, जिसे देखकर इस बात का अंदाजा हो रहा था कि उस घंटी का इस्तेमाल कई वर्षों से नहीं किया गया था। चर्रर्रर्र। ब्लैकवुड विला का पुराना दरवाजा खुलता है। अंदर से एक 50 वर्षीय सुंदर महिला काले स्कर्ट और टॉप में बाहर निकलकर आती है। उसके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। क्या आप ही मिस्टर विक्टर हैं, कॉफिन स्टोर के मालिक? मेरा ऑर्डर किया हुआ कॉफिन लाए हैं? उस अधेड़ उम्र की महिला ने विक्टर की ओर देखते हुए पूछा। उस महिला ने बिना विक्टर से मिले ही पहचान लिया था कि वह कौन है। एलियास को ये देखकर हैरत हुई, पर विक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जी हाँ मैडम, बताइए कहाँ रखना है, विक्टर ने उस महिला को जवाब दिया। ले आइए वैन से निकालकर और मेरे पीछे आइए, महिला ने आदेश दिया। विक्टर और एलियास वैन की ओर चल दिए खाली कॉफिन लेकर आने के लिए। वो अनजान महिला उनका इंतजार कर रही थी।
दोनों शीघ्र ही वैन से कॉफिन लेकर महिला के पीछे पीछे चल दिए। ब्लैकवुड विला अंदर से पुराने म्यूजियम की तरह लगा एलियास को। काफी बड़ा हॉल था जिसमें दाईं ओर एक बड़ी लाइब्रेरी थी। दीवार पर हर जगह जानवरों के कटे हुए सिरों की ट्रॉफियां टंगी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े शिकारी का घर हो। हॉल के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो ऊपर के कमरों की ओर जाती थी। वहां उस टेबल पर रख दो, उस महिला ने उनसे कहा और हॉल के बाईं ओर रखी एक बड़ी टेबल की तरफ इशारा किया। दोनों ने कॉफिन उस टेबल पर रख दिया। एलियास ने उस महिला की ओर देखते हुए पूछा, यहाँ किसकी डेथ हो गई है मैडम? एलियास की बेचैनी इस बात को जानने के लिए उसे रोक न पाई। मेरी टाइपिस्ट की। आज अचानक ही उस लड़की का निधन हो गया। अच्छी खासी थी, पता नहीं क्या हो गया। अभी महज 22 साल की ही थी। उसके घरवालों को खबर कर दिया है? उस महिला ने जवाब दिया, कोई बीमारी होगी मैडम। कभी कभी सेहत से पता नहीं चलता है। हो सकता है दिमागी बुखार हो, विक्टर ने महिला से कहा। इस ब्लैकवुड विला के मालिक और मेरे पति मिस्टर जेम्स ब्लैकवुड के निधन हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक नॉवेल ही लिख लेती हूँ। इसलिए अखबार में इश्तिहार निकलवाकर एक टाइपिस्ट को नौकरी पर रखा था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। अभी तो मेरी नॉवेल आधी भी नहीं हुई थी कि उसके पहले ये हादसा हो गया। खैर, ये लो अपने कॉफिन के तय की गई रकम, मिसेस ब्लैकवुड ने उनसे कहा और अपने बटुए से रकम निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। विक्टर ने महिला से रकम ले ली और उन्हें गिनने लगा। वैसे अगर आपको कोई एतराज न हो तो एक बात कहना चाहूंगा मैडम, एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड की ओर देखते हुए कहा। बात सुनने से पहले मैं कैसे एतराज जता सकती हूँ? बेझिझक बोलिए, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास की ओर देखते हुए कहा। आपका बगीचा काफी सुंदर है। उसे देखते ही किसी जन्नत का अनुभव होता है। बेशुमार काले गुलाबों के बीच लुभावने अंदाज में जो एंजेल्स की सफेद मूर्तियां हैं, उनसे नजरें हटाने का दिल नहीं करता। ये भी आपके स्वर्गीय पति मिस्टर जेम्स ब्लैकवुड ने ही बनवाया था क्या? एलियास ने बगीचे की तारीफ करते हुए मिसेस ब्लैकवुड से उस बगीचे को बनवाने वाले के बारे में भी पूछ लिया। नहीं, ये बगीचा मैंने बनवाया है। मुझे काले रंग से बेहद लगाव रहा है, इसलिए बगीचे में हर किस्म के काले गुलाब हैं जिन्हें कई देशों से मंगवाया गया है। काले गुलाब से भी मेरे अतीत की कुछ यादें जुड़ी हैं। वो लम्हे जो मैंने और मिस्टर ब्लैकवुड ने खुशी से साथ बिताए थे। बस यही वजह है कि गार्डन में हर जगह काले गुलाब ही हैं और सफेद संगमरमर की मूर्तियां भी मॉडल को पैसे देकर बनवाई गई हैं। मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास को सारी बातें अच्छी तरह से समझाते हुए कहा। ओ, तो इसमें काफी पैसा खर्च हुआ होगा मैडम, और अभी तो इसमें काम बाकी है। एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड की ओर देखते हुए कहा। अब मिसेस ब्लैकवुड के भाव थोड़े गंभीर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो काले चश्मे के पीछे से मिसेस ब्लैकवुड की आंखें एलियास को बड़े ध्यान से देख रही थीं। हाँ, अभी काम बाकी है, गार्डन का भी और मेरी नॉवेल का भी। अब कोई नया टाइपिस्ट ढूंढना पड़ेगा। मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास की ओर देखते हुए कहा। अब हम चलना चाहेंगे मैडम, विक्टर ने दोनों के बीच हो रही बातचीत को काटते हुए कहा। इतनी जल्दी भी क्या है? अगर आप दोनों युवकों को कोई परेशानी न हो तो क्या आप मेरी टाइपिस्ट की लाश को इस कॉफिन में रखने में मदद करेंगे? प्लीज, मैं मदद के लिए चौकीदार को भी बुला लेती हूँ। मिसेस ब्लैकवुड ने दोनों की ओर देखते हुए अनुरोध किया। अरे नहीं मैडम, हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। विक्टर ने मिसेस ब्लैकवुड को साफ इनकार कर दिया। वह शायद लाश को हाथ नहीं लगाना चाहता था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड से कहा और अपने दाएं हाथ से विक्टर का हाथ मान जाने के लिए दबा दिया। ओ,
मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आप दोनों मदद के लिए तैयार हो गए हैं। क्या आप में से एक बाहर के चौकीदार को बुला लाएगा? प्लीज, आज यहाँ ब्लैकवुड विला में ज्यादातर नौकर काम पर नहीं आए हैं और जो थे उन्हें मैंने चर्च और जानने वालों के यहाँ खबर करने के लिए भेज दिया है। मिसेस ब्लैकवुड ने अपनी मजबूरी व्यक्त की, जिसे सुनकर दोनों को उनकी मजबूरी का अंदाजा हुआ। शायद यही वजह थी कि इनकार कर देने वाले विक्टर ने ही मदद के लिए बाहर जाकर चौकीदार को बुलाना उचित समझा और वह विला में एलियास को मिसेस ब्लैकवुड के साथ अकेला छोड़कर चला गया। इस समय आपके साथ इस विला में और कौन कौन रहता है? नौकरों को छोड़कर मैडम, एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड से बेझिझक पूछा। मैं और मेरी टाइपिस्ट ही रहते थे यहाँ। चूंकि नॉवेल लिखने का मामला है, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं। कहानी किसी ने चुरा ली तो फिर क्या होगा? आजकल रईस लोग अपनी कहानियों को कॉपीराइट कर लेते हैं। मैंने इसलिए सभी को आने जाने से मना कर रखा था। नौकरों को छोड़कर मिसेस ब्लैकवुड ने दोबारा गंभीर होकर कहा। एलियास को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे काले चश्मे के पीछे से बुरी तरह घूर रही थीं। तो किस किस्म का नॉवेल लिख रही हैं आप, मैडम? एलियास ने एक बार फिर सब कुछ नजरअंदाज करते हुए मिसेस ब्लैकवुड से पूछा। हाँ, मेरी कहानी एक अंधेरी दुनिया की सच्ची घटना पर आधारित है, मिसेस ब्लैकवुड ने राहत की ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने पास ही रखी एक टेबल पर सिगरेट का केस उठाया जो लकड़ी का बना था। उधर विक्टर, जो चौकीदार को मदद के लिए बुलाने निकला था, अब उसे गार्डन को पूरा पार करके जाना था, जिसके मध्य में कंक्रीट की सड़क बनी थी। विक्टर ने सोचा इतनी सी दूरी के लिए वैन को क्यों तकलीफ दी जाए, इसलिए उसने पैदल चलने का निर्णय किया। उसे लगा कि इसी बहाने एक बार फिर अच्छे से इस भव्य सुंदर बगीचे के दर्शन हो जाएंगे। विक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। विला से गार्ड्स चेक पोस्ट की दूरी ज्यादा थी। ऊपर से इंग्लैंड का रंग बदलता मौसम। विक्टर अभी कुछ दूर चला ही था कि इतने में काले बादलों ने सूरज के प्रकाश को ढक लिया और आसमान में तेज बिजली कड़की। बिजली कड़कने की आवाज इतनी तेज थी कि अच्छे का दिल दहल जाए। लेकिन फिर भी विक्टर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चलते चलते गार्ड को आवाज देना शुरू कर दिया। एलियास को एक बात की राहत मिली कि बरसात ने अपना कहर बरसाना शुरू नहीं किया था, पर फिर भी आंधी जैसी तेज हवाएं बह रही थीं, जिनकी वजह से विक्टर को ठीक से देखने में परेशानी हो रही थी। पर फिर भी विक्टर आगे बढ़ता रहा। तेज हवाओं के बहने के कारण बेशुमार काले गुलाबों की तेज मीठी सुगंध ने पूरे वातावरण को अपनी खुशबू से महका रखा था। विक्टर ने उन गुलाबों से भरे बगीचे के ऊपर एक नजर डाली। आंधी का भी उन गुलाबों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह केवल हवा से इधर-उधर झूल रहे थे। इतने में अचानक विक्टर, विक्टर, ओह मेरे प्यारे विक्टर! विक्टर को एक अनजान महिला की आवाज पीछे से पुकारती है। पहले तो विक्टर उस आवाज को जोर की हवा बहने के कारण सुन नहीं पाता है और आगे बढ़ता ही रहता है। पर फिर भी आवाज का आना बंद नहीं होता। विक्टर, विक्टर, ही। विक्टर, इधर देखो प्यारे विक्टर। ही। ही। एक बार फिर से उस मधुर मदमस्त कर देने वाली आवाज ने अपनी हंसी के साथ विक्टर को पुकारा। अब विक्टर ने अपने कदम रोक लिए और एक बार फिर से उस आवाज के पुकारने का इंतजार करने लगा। विक्टर को अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो सुना वह विश्वास करने योग्य बिल्कुल भी नहीं था। विक्टर अब डरा हुआ था और डर ने ही उसे प्रतिक्रिया दिखाने से मना कर दिया था। आपकी टाइपिस्ट का नाम क्या था, मैडम? एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड से पूछा। ओ, उसका नाम लिली ग्रे था। मैं उसे मिस ग्रे कहकर बुलाती थी। वह एक बहुत प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी। हर संडे चर्च जाया करती थी।
सभी से प्रेम भाव से मिलती थी। पता नहीं ऊपर वाला अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेता है, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास की ओर देखते हुए कहा और साथ ही सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर जला ली और राहत का धुआं अपने अंदर खींचकर बाहर छोड़ा। फिर सामने पड़े एक सिंगल सोफा पर बैठ गईं। आप भी बैठ क्यों नहीं जाते हो? काफी देर से खड़े हो थक जाओगे। तुम्हारे दोस्त को भी आने में अभी वक्त लगेगा। मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास की तरफ देखते हुए तथा अपने दूसरे हाथ से खाली सोफा की ओर इशारा करते हुए कहा। एलियास उनकी बात मान गया और एक खाली सोफे पर बैठ गया। लगता है बाहर काफी तेज हवाएं चल रही हैं, एलियास ने बातचीत आगे जारी रखते हुए कहा। हाँ, शायद इस वजह से आपके दोस्त को चौकीदार बुलाने में ज्यादा वक्त लगे। मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास की बात पर हामी भरते हुए कहा। मैडम, आपके गार्डन में फीमेल एंजेल्स और मेल एंजेल्स की मूर्तियां अलग अलग क्यों बनी हैं, जबकि म्यूजियम और लंदन की कई बड़ी जगहों पर यही मूर्तियां आलिंगन करते हुए बनवाई गई हैं? एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड से उनके बगीचे के बारे में एक और प्रश्न पूछ डाला। मिसेस ब्लैकवुड एलियास को फिर से एक बार ध्यान से देखने लगी और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोली, दरअसल मेरे बगीचे के एंजेल्स कभी आपस में मिल नहीं पाए, इसलिए अलग अलग बनवाए गए हैं। मिसेस ब्लैकवुड का बेरुखी भरा जवाब सुनकर पहले तो एलियास थोड़ा घबरा सा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। उसने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक किया। मेरा मतलब यह है कि इन मूर्तियों को अलग अलग ही बनवाया गया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये समझे कि ये लंदन के म्यूजियम से या अन्य किसी जगह की मूर्तियों से मेल खाती हैं। मिसेस ब्लैकवुड ने बड़ी चतुराई से एलियास से हकीकत को छुपा लिया। उनके चेहरे के भाव से एलियास को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लग पाया कि वह झूठ बोल रही हैं। क्या मैं आपका टाइपराइटर देख सकता हूं, मैडम? मुझे भी टाइपिंग में काफी रुचि है। मैंने हाल ही में एक नया टाइपराइटर खरीदा है। मैं आपके टाइपराइटर को देखने के लिए काफी उत्सुक हूं। आखिरकार एलियास ने हिम्मत करके मिसेस ब्लैकवुड से वह प्रश्न पूछ ही लिया जिसे वह काफी देर से पूछने के लिए व्याकुल हो रहा था। उसके मन में इस बात की शंका हो रही थी कि कहीं वह टाइपराइटर इसी ब्लैकवुड विला से तो नहीं जुड़ा है जिसे वह खरीद कर लाया है। मिसेस ब्लैकवुड के चेहरे के भाव और ज्यादा गंभीर हो गए थे, पर उन्होंने उन्हें कुशलतापूर्वक अपनी जहरीली मुस्कान के पीछे छुपा लिया और खड़े होकर एलियास को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोली, आइए मेरे साथ। मिसेस ब्लैकवुड एलियास को अपने स्टडी रूम की तरफ ले जा रही थीं, जहां पर उनका टाइपराइटर रखा हुआ था। ये देखिए, ये रहा मेरा टाइपराइटर। मैंने इसे कई साल पहले खरीदा था, पर इसके रखरखाव का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, इसलिए आज भी वैसा ही दिखता है। मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास को अपने स्टडी रूम में ले जाकर टाइपराइटर दिखाते हुए कहा। एलियास को टाइपराइटर देखकर बड़ी हैरानी हुई। वह बिल्कुल नया जैसा दिखता था, पर एलियास के पास जो टाइपराइटर था वह काफी पुराना था। इसलिए एलियास ने अपना शक दूर करने के लिए उनसे एक प्रश्न और पूछ डाला, क्या इससे पहले भी आपके पास कोई दूसरा टाइपराइटर था? मिसेस ब्लैकवुड ये सुनकर अपनी जगह पर ही जम सी जाती हैं और उनके चेहरे का रंग अब सफेद सा पड़ गया था, पर अपने भावों को उन्होंने एलियास के सामने प्रकट होने नहीं दिया। नहीं, इससे पहले मेरे पास और कोई टाइपराइटर नहीं था, और अब अगर आपकी तहकीकात हो गई हो तो हॉल की ओर चलें। मिसेस ब्लैकवुड ने अपने काले चश्मे के पीछे से एलियास को घूरते हुए कहा। वैसे काफी देर हो गई है। अब तक तो विक्टर को मदद के लिए चौकीदार को बुला लेना चाहिए था। एलियास को मिसेस ब्लैकवुड के जवाब से उनके मन के भाव कुछ हद तक पता चल गए कि वह ज्यादा दखलंदाजी पसंद करने वाली महिला नहीं है, इसलिए एलियास ने बात को घुमाना ही उचित समझा और हॉल की तरफ प्रस्थान करने लगा। उधर विक्टर उस रहस्यमय पुकार सुनकर रुका हुआ था कि अचानक एक बार फिर से एक अनजान आवाज ने उसे पीछे से पुकारा, ओ मेरे प्यारे विक्टर, पीछे मुड़कर मुझे देखो।
मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विक्टर के कान खड़े हो गए तीसरी बार उसे पुकारने वाले को सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पीछे से आवाज किसने लगाई थी। एक तरफ उसके भीतर से आवाज आ रही थी कि वह पीछे मुड़कर पुकारने वाले को देखे, वहीं दूसरी ओर उसका दिमाग कह रहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, यह मौत का एक छलावा है। आगे बढ़ते रहो और सीधा गेटकीपर की छावनी तक पहुंच जाओ। विक्टर को निर्णय लेने में मुश्किल हो रही थी, उतनी ही मुश्किल जितनी उसे तेज हवाओं के बहने के कारण देखने में हो रही थी। गार्डन के बीचों बीच खड़ा विक्टर अब असमंजस में पड़ चुका था कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद उसने इस बात को अपना वहम न मानकर पीछे पलटने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग की न सुनकर दिल की सुनने का फैसला किया। दिल के उस हिस्से की बात जो अंधकार से भरा हुआ है, जहां डर का निवास होता है, और इसी डर ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। पीछे पलटने पर क्या अंजाम होने वाला था, ये तो विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए शायद उसका दिमाग ऐसा करने से उसे मना कर रहा था। लगता है काफी देर लगेगी विक्टर को आने में। मैं जरा देख कर आता हूँ, एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड से कहा। आ ही जाएगा। जाएगा कहाँ? तुम इतना परेशान न हो। तुम कुछ टाइप करने के बारे में कह रहे थे, ये बताओ कि तुम क्या टाइप करते हो? मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास से पूछा। मैं भी एक नॉवेल ही लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब तक कुछ सोचा नहीं था। पर कुछ दिनों पहले ही मेरे मन में रोमांटिक नॉवेल लिखने का ख्याल आया था। एलियास ने बड़ी चतुराई के साथ मिसेस ब्लैकवुड से झूठ बोल दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम काफी रोमानी मालूम पड़ते हो। अच्छा है, रोमांटिक कहानियां भी काफी दिलचस्प होती हैं अगर उन्हें अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास से कहा। आप तो अंधेरी दुनिया के बारे में लिखती हैं, जरा उसके बारे में भी खुलकर बताइए मैडम। एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड से अनुग्रह किया। मेरा नॉवेल काफी डरावना है। क्या तुम्हें डर लगता है? क्योंकि मेरी कहानियां सच्ची होती हैं, या यूं कह लो मैं सत्य ही लिखवाती हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक सत्य से अवगत कराती हूँ, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास से कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उधर विक्टर ने पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया और अपनी बंद आंखें खोल दीं। विक्टर ने जो देखा उस पर उसका यकीन कर पाना मुश्किल था, या उसकी आंखों ने धोखा दे दिया था। जो हकीकत में वह दृश्य सुबह के समय देखा। तेज धूल भरी हवाओं के बीच एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो खुद को धूल के बादल से घेरे हुए थी ताकि कोई दूसरा उसे देख न सके। उसने काले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। वह उस बगीचे के काले गुलाब की तरह लग रही थी। उसके बाल हल्के भूरे रंग के थे, लेकिन चल रही तेज हवाओं का उसके नजदीक कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास का समय बिल्कुल रुक सा गया है। विक्टर उसके हुस्न पर मोहित हो गया और धीरे धीरे उसके नजदीक बढ़ने लगा। विक्टर ने अपने जीवन में उससे ज्यादा सुंदर महिला पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसके हुस्न को देखकर सब कुछ भूल सा गया था। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह किस काम से निकला था। वह उस महिला की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों को देख रहा था, जिनमें झील सी गहराई थी। विक्टर की तरफ देखते हुए वह महिला मुस्कुरा रही थी। विक्टर इस बात से और भी अधिक उत्तेजित हो गया। अब वह उस महिला के नजदीक जाकर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ना चाहता था। वह महिला भी उसे अपनी बाहों में आने का इशारा कर रही थी। जैसे ही विक्टर उसके नजदीक पहुंचा, उस महिला ने उसे एक फ्लाइंग किस दिया और उसके चेहरे से एक मोहित कर देने वाली खुशबू टकराई, जिसने विक्टर की नाक के अंदर प्रवेश करते ही उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं मिसेस ब्लैकवुड एलियास को एक कमरे के भीतर लेकर जाती हैं, जहां एक खूबसूरत युवती बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे,
ये देखो, ये मेरी टाइपिस्ट है लिली। कितनी खूबसूरत और प्यारी दिखती है। मैं इसके बारे में लिखूंगी। इसके जीवन के सच्चे पात्र को अपनी कहानी में उतारूंगी। इसे ही सत्य कथा लेखन कहते हैं, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास से कहा। एलियास उस लड़की की ओर ध्यान से देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। एलियास ने उस पर नजर डाली तो पाया कि उसके शरीर पर किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, जो इस बात का सबूत था कि उसे मारा नहीं गया था। उसकी प्राकृतिक मौत ही हुई होगी। एलियास ने अपने मन में सोचा। अब भी वह काफी खूबसूरत दिखती थी। एलियास ने उसे देखने के बाद मिसेस ब्लैकवुड की तरफ पलटकर कहा, इसके जीवन में कुछ ऐसा खास होगा, तभी तो आप अपने नॉवेल में इसे लिख रही होंगी। हाँ बिल्कुल। वह थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसकी तारीफ करना चाहेगा। आओ अब नीचे हॉल की ओर चलते हैं, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास से कहा और अपने पीछे आने का एक बार फिर से इशारा किया। दोनों नीचे आकर हॉल में बैठे ही थे कि विला का गेटकीपर विक्टर को पकड़कर लाता है। विक्टर, विक्टर, अरे इसे क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया? एलियास ने विक्टर को होश में लाने की कोशिश करते हुए उस विला के गेटकीपर से पूछा। पता नहीं क्या हुआ। अच्छा खासा गेट की तरफ आ रहे थे। इतने तेज तूफान आया और ये कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद पीछे पलटकर बेहोश हो गए। मैंने इन्हें बहुत होश में लाने की कोशिश की पर इन्हें होश नहीं आया। गेटकीपर ने एलियास को सारा माजरा समझाया। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, हो सकता है इन्हें होश आ जाए। मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास की तरफ देखते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, वरना इतनी बार पानी की छींटे मारने पर तो कोई भी उठ जाता। इसे यहीं सोफे पर आराम करने देते हैं। मैं और आपका गेटकीपर मिलकर उस लड़की को कॉफिन में रख देते हैं, एलियास ने मिसेस ब्लैकवुड की ओर देखते हुए कहा। विला के गेटकीपर और एलियास ने मिलकर उस लड़की के मृत शरीर को कॉफिन में रख दिया और फिर से विक्टर को होश में लाने की कोशिश करने लगे। विक्टर, विक्टर, जाग जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं इसे क्या हो गया है। अचानक एलियास ने विक्टर को कई बार पुकारा पर विक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मिसेस ब्लैकवुड ने उसकी हालत देखते हुए कहा, मुझे लगता है इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तुम इन्हें फौरन अस्पताल ले जाओ, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, मिसेस ब्लैकवुड ने एलियास से कहा और अपने गेटकीपर की ओर देखते हुए विक्टर की मदद करने का इशारा किया। एलियास और गेटकीपर ने विक्टर को सहारा दिया और उसे अपने कंधों पर टांगकर वैन के अंदर बैठा दिया। एलियास ने ड्राइवर सीट संभालते हुए वैन को स्टार्ट किया और सरपट वैन विला से बाहर निकालकर अस्पताल की दिशा में ले गया।